ईरान के साथ चल रही जंग के बीच अमेरिका की सेना के आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज से इस्तीफा मांग लिया गया। उन्हें तुरंत अपना पद छोड़ने के लिए कह दिया गया। सीएनएन के मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने उनसे इस्तीफा मांगा और उन्हें रिटायर होने का आदेश दे दिया। रैंडी जॉर्ज को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ यानी सेना प्रमुख बताया था। 2023 में, सितंबर 2023 में आर्मी चीफ बने थे। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक रैंडी जॉर्ज की जगह जनरल क्रिस्टोफर लानेव को अमेरिका का नया सेना प्रमुख बनाया गया। अमेरिका के आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज के साथ सेना के 2 और बड़े अफसरों को भी पद छोड़ने का आदेश दिया गया, लेकिन रैंडी जॉर्ज को पद छोड़ने के लिए क्यों कहा गया, इस पर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कुछ नहीं बताया गया। अमेरिकी सेना में यह फेरबदल ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका ईरान जंग में उलझा हुआ है, तब सेना के प्रमुख को हटा दिया है। ट्रंप कई बार बयान दे चुके हैं, कभी कहते हैं जंग 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो जाएगी। अगले दिन अपने संबोधन में उन्होंने ईरान पर बड़ा हमला करने की हुंकार भर दी। शुरू में उन्होंने ईरान के साथ बातचीत होने का दावा किया था, फिर बिना समझौते जंग से बाहर निकलने की बात कह दी। मतलब उनके बयान से कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा। पता नहीं चल रहा कि जंग कब तक चलेगी, कैसे खत्म होगी। अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा या नहीं, हॉर्मुज गलियारे का क्या होगा, बंद रहेगा, खुल जाएगा, इस पर भी कुछ साफ नहीं हो पा रहा। और ऊपर से अमेरिकी आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज को पद छोड़ने का आदेश दे दिया गया, वो भी ईरान जंग के बीच में। जंग अभी चल रही है। अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने में जुटे हुए हैं। अलग अलग इलाकों में उसके सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले कर रहे हैं, परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान की IRGC सेना भी अमेरिका और इजराइल को जवाब देने में जुटी है। ईरान इजराइल के साथ साथ खाड़ी देशों पर भी मिसाइलों से हमले कर रहा है, ड्रोन से हमले कर रहा है। हालांकि अमेरिका और इजराइल ईरान की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनके टुकड़े तो गिर रहे हैं। आने वाले दिनों में जंग और भयानक भी हो सकती है इससे, क्योंकि ट्रंप अपने संबोधन में ईरान को बहुत बड़े हमले की चेतावनी दे चुके हैं कि जंग में सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा वो चाहते हैं। वो तो ये दावा कर रहे हैं। और इस सब के बीच अमेरिकी सेना के प्रमुख रैंडी जॉर्ज को रिटायर होने का आदेश दिया। ऐसा भी नहीं है कि वो 2-4 महीने में रिटायर होने वाले थे तो अब कह दिया। उनका कार्यकाल 1 साल से ज्यादा का बचा हुआ था। आर्मी चीफ का कार्यकाल वहां 4 साल का होता। सितंबर 2023 में रैंडी जॉर्ज अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ बने थे। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन थे। मतलब यह कि रैंडी जॉर्ज का कार्यकाल सितंबर 2027 तक था। फिर भी उन्हें तुरंत पद छोड़ने का आदेश दे दिया। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक वहां के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने उन्हें पद छोड़ने का आदेश सुनाया। और हैरानी की बात यह कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने सेना प्रमुख को पद से हटाने के पीछे का कारण नहीं बताया। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्हें ईरान जंग के बीच हटाने का फैसला लिया गया। लेकिन युद्ध के जानकारों का मानना है कि रैंडी जॉर्ज और पीट हेग्सेथ यानी रक्षा मंत्री के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। काफी वक्त से मतभेद बने हुए थे। रैंडी जॉर्ज ईरान के साथ चल रहे युद्ध को लंबा खींचने के पक्ष में नहीं थे, ऐसा माना जा रहा है। उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि ईरान की सैन्य ताकत को कम करके आंकना अमेरिकी सेना के लिए घातक हो सकता है। ऊपर से उनकी नियुक्ति बाइडेन ने की थी और पूर्व रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के करीबी माने जाते थे। इसी वजह से यह माना जा रहा है रैंडी जॉर्ज को अचानक पद छोड़ने का आदेश दे दिया गया। और ट्रंप प्रशासन अब ऐसे कमांडर की तलाश में है जो ट्रंप और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के फॉर्मूले पर चल सकें। मतलब ऐसा आर्मी चीफ जिसकी सोच ट्रंप और पीट हेग्सेथ की सोच से मिलती हो ईरान युद्ध के मामले में। पेंटागन की तरफ से जानकारी दी गई कि जनरल रैंडी जॉर्ज की जगह जनरल क्रिस्टोफर लानेव को कार्यवाहक आर्मी चीफ बनाया गया है। आगे क्रिस्टोफर लानेव को सेना प्रमुख बना दिया जाएगा। आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज के अलावा अमेरिकी सेना के 2 और बड़े अफसरों को भी पद छोड़ने का आदेश सुनाया गया। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को पद से हटा दिया। कुछ और बड़े अफसरों को निकाल सकते हैं, ऐसा भी माना जा रहा है। सौभाग्य की एक बात यह कि ईरान युद्ध से कच्चे तेल की सप्लाई पर संकट के बादल आए तो देश में फिर एथेनॉल की बात होने लगी कि अभी तो जो पेट्रोल मिल रहा है उसमें 20% एथेनॉल है, तो क्या और एथेनॉल मिलाया जाए पेट्रोल में। ऐसी चर्चा होने लगी कि 20% है, 20% से बढ़ाया क्यों ना जाए, जब इस युद्ध में तो यह काम ही आ रहा है और आगे भी संकट आगे कब कैसा हो जाए। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या पूरी तरह से एथेनॉल से ही गाड़ी चलाने पर देश को आगे के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि अब तो लोग
E20 के बाद E100 की बात करने लगे हैं। E20 मतलब जो इसमें 20% एथेनॉल मिला हुआ है वो पेट्रोल। E100 मतलब पूरा 100% एथेनॉल। अभी भारत में एथेनॉल बनाया जा रहा है मक्के से, चावल से, गन्ने से। अल्कोहल होता है एथेनॉल, जो इनसे बनाया जा रहा है। ज्यादा एथेनॉल बनाना होगा इससे भी, तो और ज्यादा फसल को एथेनॉल बनाने में लगाना होगा, क्योंकि अभी मक्के से, चावल से, गन्ने से बनाया जा रहा है, तो और फसल लगेगी अगर 100% एथेनॉल पे चले गए। देश के सामने सवाल यह है कि क्या यह करना चाहिए, क्योंकि इससे कच्चा तेल तो कम लेना पड़ेगा विदेशों से। इसीलिए कहा जा रहा है ना भाई, कच्चा तेल कम लेना पड़ा, इसलिए एथेनॉल पे ही चले जाओ। लेकिन इसमें पेच क्या है? जंग के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने भी संसद को बताया कि 10 साल पहले तक पेट्रोल में 1-1.5% एथेनॉल मिलाया जा रहा था, जो कि अब देश ने बढ़ाकर अब 20% हो चुका है। E20 पे आ गए। उसकी वजह से 4.5 करोड़ बैरल कच्चा तेल कम मंगवाना पड़ रहा है हर साल। अगर यह नहीं होता तो 4.5 करोड़ कच्चा तेल और 4.5 करोड़ बैरल और मंगवाना पड़ता कच्चा तेल। कुल कच्चा तेल साल में देश में विदेशों से जो विदेशों से खरीदता है वो 180 करोड़ बैरल है। 180 करोड़ बैरल में 4.5 करोड़ होता। देश में बना एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने से उससे 4.5 करोड़ बैरल अभी इंपोर्ट कम हो रहा है। तो यह तो है कि इससे विदेशी तेल पर निर्भरता घटती है, लेकिन यह सिर्फ पेट्रोल में 20% की बात है, और सिर्फ पेट्रोल की बात है। अभी जो युद्ध में हो रहा है उस हालत में तो यह मदद है ही, चाहे थोड़ी है लेकिन है तो मदद। और पिछले लगभग 10 साल में इससे लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। 1.5 लाख करोड़ रुपए की बचत बात हो रही है, वो उन रेटों पर जो पहले तेल का रेट था। युद्ध में तो तेल महंगा होता जा रहा है, तो यह बचत और बढ़ती जाएगी उस हिसाब से। जितने उस रेट पे, जो पहले वाले रेट पे 1.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हो चुकी है। अभी तक जो बचत हुई है उस टाइम में कच्चा तेल उतना महंगा नहीं था। तो हर साल हजारों करोड़ रुपए बच रहे हैं और आगे और बचते रहेंगे इससे। अनुमान यह भी है कि अगर यह एथेनॉल नहीं मिलाया जाता पेट्रोल में तो और ज्यादा प्रदूषण भी होता हवा में। पहले ही कम नहीं है लेकिन और ज्यादा होता। अनुमान है कि इससे हवा में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई जिसको कम करने के लिए 30 करोड़ पेड़ लगाने पड़ते। कहा जा रहा है इससे खेती में सालाना 40,000 करोड़ रुपए कमाई हो रही है साल की। तो ये सब तो इसके फायदे हो गए जो गिनाए जा रहे हैं। और देश में एथेनॉल एक तो चीनी मिलों में बन रहा है गन्ने से, बाकी बन रहा है मक्के से, चावल से। कुल मिलाकर जो बन रहा है चीनी मिलों में गन्ने से बन रहा है, फिर मक्के और चावल से, कुल मिलाकर जो बन रहा है लगभग 2000 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाने की क्षमता है देश की। 2000 करोड़ लीटर। अगर पेट्रोल में 20% ही एथेनॉल मिलाए जितना अभी मिला रहे हैं तो टोटल चाहिए 1100 करोड़ लीटर। यानी क्षमता है 2000 करोड़ लीटर बनाने की और जरूरत अभी है 1100 करोड़ लीटर की, यानी क्षमता ज्यादा है। तो एथेनॉल बनाने वाले तो मांग कर रहे हैं कि और क्षमता है ही हमारे पास बनाने की, कि पेट्रोल में और एथेनॉल मिलाने की और मिला दिया जाए। अभी 20% मिला रहे हैं, उसको बढ़ाकर 27% कर दें। अभी जो 20% मिला हुआ पेट्रोल मिलता है उसको कहते हैं E20। कई देशों में E85, E100 पेट्रोल भी मिलता है। E85 यानी 85% एथेनॉल पेट्रोल में। E100 तो मतलब फुल एथेनॉल, 100%। पूरा एथेनॉल पर चलने के लिए या 85% एथेनॉल पर चलने के लिए दिक्कत यह है कि जो गाड़ी का इंजन चाहिए होता है वो होते हैं फ्लेक्स फ्यूएल इंजन। इस पेट्रोल इंजन पे नहीं चलेगा वो। फ्लेक्स फ्यूएल यानी जो एथेनॉल पर भी चल सके, पेट्रोल पर भी चल सके, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्स। एथेनॉल बनाने वालों का कहना है कि इन इंजनों की गाड़ियों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि इस वाले इंजन की गाड़ियां आए बाजार में। आगे चलकर गाड़ियों के लिए तो कच्चा तेल मंगवाना ही ना पड़े विदेश से, कम से कम पेट्रोल वाली गाड़ियों के लिए तो ना मंगवाना पड़े। इसमें दिक्कत क्या है? एक तो दिक्कत यह है कि कार वाले अभी से शिकायतें कर रहे हैं कि भाई जो 2021 से पहले बनी जो गाड़ियां हैं वो पेट्रोल में जो 20% अभी एथेनॉल मिल रहा है उसी से उनकी माइलेज कम हो रही है, ये शिकायत आ रही है। दूसरा, उनके इंजन को नुकसान हो रहा है, उनके पार्ट्स को, उनके पुर्जों को नुकसान हो रहा है एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल से।
ये शिकायतें आ रही हैं। सरकार कई बार ये साफ कर चुकी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोगों को शंकाएं तो हैं, शंकाएं बनी हुई हैं कि माइलेज भी कम आ रही है, पुर्जे भी खराब हो रहे हैं। और एक बार शंका दिमाग में आ जाती है तो बहुत टाइम लगता है सरकार को भी कोशिश कर ले जितनी उसको हटाने में। तो अगर एथेनॉल को पेट्रोल में 20% से भी ज्यादा मिलाना है, अभी 20% पे इतनी शिकायतें हैं, उससे भी ज्यादा मिलाना है, तो एक तो लोगों की शंकाओं को दूर करना होगा, वो तो चलो कर भी लिया जाए। लेकिन बड़ी जो आशंका जताई जाती है वो ये कि अगर और ज्यादा एथेनॉल इस्तेमाल किया जाने लगेगा या गाड़ियां एथेनॉल पर ही चलने लग जाएंगी तो एथेनॉल की मांग इतनी बढ़ जाएगी तो किसान वो फसलें ज्यादा उगाने लग जाएंगे जिनसे एथेनॉल बनता है, जैसे गन्ना, धान, मक्का। उसमें दिक्कत क्या है? उसमें दिक्कत यह है कि ये फसलें, खासकर गन्ने और धान की फसल में भारत में जमीन के नीचे का पानी बहुत लगाया जा रहा है। जमीन के नीचे का पानी खत्म किया जा रहा है, उपजाऊ धरती सूखती जा रही है। गन्ना है जहां पर, धान है जहां पर, तो एक्सपर्ट लोग तो कहते हैं कि ऐसी फसलों से तो किसानों को दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि बढ़ावा देना चाहिए इन फसलों को। इनमें पानी भी ज्यादा खर्च हो रहा है, खाद भी खर्च हो रही है, खाद भी इंपोर्ट होती है भाई। दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि किसान अगर गन्ना, धान या मक्का ज्यादा उगाने लग गए तो उतने ही इलाके में तिलहन कम होगा, दालें कम होंगी, और वो भी हमें फिर और ज्यादा बाहर से मंगाने पड़ेंगे। तिलहन भी बाहर से आ रहा है, दालें बाहर से आ रही हैं, तो घूम फिर के बात तो वही है, खाद भी बाहर से मंगानी पड़ती है, वो भी ज्यादा लगेगी। मकई ज्यादा उगाएंगे, तिलहन कम उगाएंगे तो खाने का और ज्यादा तेल बाहर से मंगाना पड़ेगा। कच्चा तेल तो कम खरीदना पड़ेगा, लेकिन खाने का तेल बाहर से ज्यादा खरीदना पड़ जाएगा। तो बात तो वही हो गई, ये वाला तेल लो या वो वाला तेल लो। जमीन को जो नुकसान होता रहेगा साल दर साल वो अलग। देश को दालों की भी जरूरत है, दाल जैसी चीजें हमें बाहर से मंगानी पड़ती हैं क्योंकि उसकी खेती यहां किसान कम करते हैं। किसान जाहिर सी बात है उसकी खेती करना चाहेंगे जिसकी खरीद आसानी से हो जाए। एथेनॉल की वजह से गन्ने की खरीद आसानी से होती रहेगी तो उतना ही तिलहन और दालों की बुआई कम होगी। अब देश के डॉलर गाड़ी चलाने के लिए तेल खरीदने में खर्च करने चाहिए या खाना बनाने का तेल खरीदने में खर्च करने चाहिए, देश के सामने यह बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। और ऐसे सवालों के कोई आसान जवाब तो होते नहीं। सरकार को पॉलिसी बनाने में यही सब तो बैलेंस करना पड़ता है। अभी E20 पेट्रोल तो कर ही दिया है सरकार ने, यानी 20% तो पेट्रोल में एथेनॉल तो मिला ही रहे हैं। इससे ज्यादा मिलाने के लिए तो गाड़ियों में बदलाव करने की तरफ भी जाना होगा, इंजन में बदलाव करना होगा, वो गाड़ियों को महंगा कर देगा। दूसरा यह कि अभी तो जो पेट्रोल है वो सब गाड़ियों में डल रहा है। कुछ लोग जरूर कंप्लेंट कर रहे हैं कि भाई हमारी जो पुरानी गाड़ियां उनमें माइलेज कम हो रही है, लेकिन अभी तो सब में वही डल रहा है। अब इससे ज्यादा एथेनॉल मिलाया गया तो उसके लिए अलग इंजन वाली गाड़ियां होंगी, फिर जो गाड़ियां उनको वो वाली गाड़ियां होंगी उनको अलग पेट्रोल देना होगा, पुरानी गाड़ियों को अलग पेट्रोल देना होगा, आगे जो गाड़ियां आएंगी उनके लिए अलग पेट्रोल देना होगा। हर पंप पर ये 2 तरह के पेट्रोल का इंतजाम करना पड़ सकता है, अलग से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने पर जोर दिया जाए या इससे बेहतर है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर ध्यान लगाया जाए, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां इसलिए नहीं चल रही हैं क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी खड़ा नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाने की पॉलिसी पर भी तो काम चल रहा है ना, वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, तो उस पर भी काम चल रहा है ताकि जितना हो सके कि देश की गाड़ियों को पेट्रोल डीजल से हटाया जाए। प्रदूषण का मसला भी अब कोई छोटा मसला नहीं है, खासकर हमारे शहरों में। तो ईरान युद्ध ने यह मौका दे दिया है सोचने का कि आगे किस तरह से पॉलिसी बनानी है, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज के रास्ते को युद्ध में रोक कर रख दिया कि पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से चलने पर सिर्फ आगे बढ़ने वाली महंगाई का ही खतरा नहीं है अगर तेल महंगा हुआ तो, बल्कि यह तेल तो आना बंद भी कर सकते हैं ऐसे युद्ध। और ऐसी हालत में अगर लोगों की गाड़ी रुकेगी तो देश की गाड़ी ही पटरी से उतर सकती है। 100 बात की एक बात।